प्रिय शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 6 जिसका कि नाम है संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत भाषा। तो हमारा जो प्राचीनतम अर्थात सबसे पुराना जो साहित्य लिखा गया, जो लिटरेचर लिखा गया, वो कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। और उसी संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? देववाणी या सुर भारती। अंडरलाइन करेंगे इसको, पेपर में पूछा जाता है देववाणी या सुर भारती नाम से किसे जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को जाना जाता है। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। प्राचीनतम माने सबसे पुरानी। जितनी भी परिष्कृत अर्थात शुद्ध लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उनमें सबसे बेहतरीन भाषा है संस्कृत और प्राचीनतम भी है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। अंडरलाइन करेंगे, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किसने किया है? तो संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। तो आजकल जो भारत में भाषाएं बोली जाती हैं, जो आधुनिक भाषाएं हैं, जो प्रचलन में हैं, उनका स्रोत क्या है? उनका स्रोत है संस्कृत भाषा। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। अंडरलाइन करेंगे। कई बार बच्चे इसका अर्थ लिखते हैं संसार की गई भाषा। संसार नहीं है, ये क्या है? संस्कार। ठीक है। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा, अर्थात जो भाषा संस्कारों से सुसज्जित हो, जिसमें भाषा ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी हों। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहल मिलता है। सबसे पहला जो संस्कृत का यानी कि लौकिक संस्कृत का यदि प्रयोग मिलता है कहीं पर, तो वो कहाँ मिलता है? वाल्मीकि रामायण में। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गईं, तब जान पड़ता है कि विद्वानों ने क्या किया? प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। अब पाली भाषा आप जानते हैं, प्राकृत भी आप जानते हैं, क्योंकि आपने एसएसटी में इसको पढ़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान में, सोशल स्टडीज़ में आपने इसको पढ़ा हुआ है कि कौन कौन सी भाषाएं प्राचीन समय में बोली जाती थी। तो प्राकृत भाषा जो थी उसको जो कुलीन वर्ग की स्त्रियां होती थी वे बोला करती थी। माने जो रॉयल फैमिलीज़ की जो स्त्रियां हुआ करती थी वही प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थीं। और पाली भाषा जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत के बाद इसका प्रादुर्भाव हुआ है। अब संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। इस संस्कृत भाषा और भारतवासियों का कैसा संबंध बताया हुआ है यहाँ पे? माता और पुत्र के जैसा संबंध है। ठीक है। अब लिखता है संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है। अंडरलाइन करते रहना इनको। अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। मृदुलता माने मृदुपन, कोमलता, सरसता, मिठास, व्यापकता माने सर्वव्यापक होना। कैसे व्यापकता? सभी भाषाएं तो इससे निकली हैं। और वो कहता है कि भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत अर्थात सोर्स संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन और जितने भी धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। जो भी जितना भी प्राचीन साहित्य है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं जितने भी ये वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि लिखे गए हैं, किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं।
किसी अन्य भाषा में नहीं है। अन्य भाषा में बाद में इनका ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया, परंतु पहले ये किस में लिखे गए थे? पहले लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। तो अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि हमें संस्कृत भाषा क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसमें अंतिम लाइन और बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी हुई है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत 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 ही आवश्यक है। अपने अस्तित्व का, अस्तित्व क्या होता है कि हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है। अस्तित्व का सीधा अर्थ होगा वजूद। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। इस प्रकार के सवालों का जवाब कहाँ से मिलता है? संस्कृत के ग्रंथों से। इंसानों का मुख्य कर्तव्य क्या है, ठीक है, धरती पर हमारे और क्या क्या कर्तव्य हैं, हम कैसे देश में रहते हैं, उसकी परंपरा क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी सभ्यता क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये सब, इन सब चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है? संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों से। आगे चलते हैं। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। कहते हैं कि यदि विदेशी भाषाएं जितनी भी हैं, आंग्ल इत्यादि भाषाएं हैं, उनका यदि मूल स्रोत हम यदि खोजें तो संस्कृत ही मिलेगा, संस्कृत से ही निकली हुई हैं। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद से लुप्त होता जा रहा है। संस्कृत ग्रंथों में जो ज्ञान और विज्ञान छुपा हुआ है वह हम आर्यों के प्रमाद से ही क्या हो रहा है? लुप्त होता चला जा रहा है। आर्य किसे कहते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य, हम आलस्य कर रहे हैं उसे पढ़ने में, इसलिए वो लुप्त होता जा रहा है। अब ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारे देश से पनपा हुआ ज्ञान है। जब इसका प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे तो बाकी देशवासियों को, जो बाकी देश के रहने वाले लोग हैं, बाकी देशों के अर्थात भारत को छोड़ करके जो अन्य देश हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है कि वे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का जो दायित्व है वो किन का है? भारतीयों का है। और यदि हम ही इस ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो बाकी विदेशों के लोग जो हैं वो क्यों करेंगे? इसलिए यह लुप्त होता जा रहा है। हम आलसी हो गए हैं। प्रमाद का अर्थ है यहाँ आलस्य है। विदेशी लोग हमारे ही इस संस्कृत कोश से, कोश का अर्थ होता है खजाना, ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगाते हैं। लेबल समझते हैं आप? जैसे मान लो आपने मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, कहीं से वो उसे खरीदते हैं और बाहर अपने नाम का एक स्टिकर चिपका देते हैं, तो उसी को लेबल कहा गया है। अपना नाम दे डालते हैं। कुल मिला के इसके कहने का अर्थ है हम अभागे लोग उस आयातित माने खरीदे हुए ज्ञान को पाकर अपने को धन्य समझने लगते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि आहा, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे ये नॉलेज मिला, जबकि वो नॉलेज हमारे अपने ग्रंथों में पहले से मौजूद है। हम उसे खरीद कर क्यों पढ़ रहे हैं? और उसमें मिलावट भी है। शुद्ध पवित्र अत्यंत शुद्ध ज्ञान जो है वह तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति परंपरा में है, वेदों में है। हमें उसे किसी से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। संस्कृत में जो अन्य मत थे, भारत के जो अन्य मतावलंबी लोग थे, जैसे चारवाक, बौद्ध, जैन इत्यादि बहुत सारे मतावलंबी हुए हैं, उनका ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। मतावलंबी का अर्थ अपने अपने विचारधारा वाले, अपनी अपनी विचारधारा वाले। जैनियों तथा बौद्धों के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हों, जैनियों के मूल ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो प्राकृत में हैं और बौद्धों के पाली भाषा में लिखे गए हैं, भले ही हों, किंतु उनके वस्तु विषय की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने ही की है, एवं उनमें जो कुछ है वह पहले से ही संस्कृत में था। अर्थात इसको मैं सीधे भाषा में समझाता हूँ आपको। कहते हैं इन्होंने, जैनियों ने, बौद्धों ने अपने मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं लिखे, एक ने पाली में लिखा, एक ने प्राकृत में लिखा। तो अंडरलाइन भी करना इसको, साथ में पूछा जाएगा कि जैनियों के मूल ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत। बौद्धों के मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। कहने का मतलब है उन्होंने संस्कृत से ही ज्ञान को लिया और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करके लिख दिया। वो पहले से संस्कृत में था, बस उन्होंने अलग से भाषा में उसे पिरो दिया। गुरु गोविंद सिंह जी, अंडरलाइन करते चलेंगे बेटा इसको, गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका 10वां ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है,
किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रहीं। यहाँ तक इसको अंडरलाइन करना आपने, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे, इसका प्रमाण दीजिए। आगे भी अंडरलाइन करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे, अर्थात वो चाहते थे कि लोक भाषा जो है अंग्रेजी का स्थान वह ले। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। अपार माने असीमित, बहुत ज़्यादा क्षमता है संस्कृत में के आधार पर। नए नए शब्द कैसे? अब जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास उपसर्ग है ना, प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, तो उसमें आप कोई भी चीज़ जोड़ते जाओ, माने कोई शब्द, जैसे हार, उसमें प्र जोड़ा, क्या बन गया? प्रहार, अर्थात किसी को मारना, किसी पर आक्रमण करना, अटैक करना, ठीक है। फिर उसके आगे वी जोड़ दो, विहार, अर्थात भ्रमण करना, घूमना। तो देखो एक ही शब्द में हमने उपसर्ग जोड़े, कितने नए नए शब्द बनते जा रहे हैं उसके साथ, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे जय, उसमें परा जोड़ दो, पराजय, ठीक है। फिर भवती है, प्रभवती, उद्भवती, संभवती, इस तरह से अलग अलग नए नए शब्द बनते चले जाते हैं। अब आगे अंडरलाइन भी करेंगे। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसे भी अंडरलाइन करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत भाषा में क्यों पढ़नी चाहिए, तो कहता है नियम में चलती है और सीखने में दूसरी भाषाओं से बहुत अधिक सरल है, आसान है, इजी है। इसकी सरलता, सरसता, सरसता माने जो रस से भरी हुई हो, मिठास वाली भाषा, और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा है। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया है। जो अंग्रेजी के गुलाम थे वो संस्कृत की सरसता को समझते थे कि लोग इसकी तरफ अपना रुझान करेंगे, लेकिन उन्होंने इसका झूठा प्रसार किया कि संस्कृत तो बड़ी कठिन है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ऐसा, इसमें वैसा है, इसका रोजी रोटी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे आप सोचिए, जब अंग्रेजी नहीं थी, जब संस्कृत भाषा चलती थी, जिस संस्कृत भाषा ने इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को आरंभ से लेकर आज तक संभाले रखा है, तो क्या उस भाषा ने रोजी रोटी कमाने का कोई प्रबंध नहीं किया होगा? क्या उस भाषा में इतनी कमियां हैं? इस भाषा में यदि इतनी कमियां होती तो ये आज तक समाप्त हो गई होती। जैसे कई भाषाएं ऐसी हैं जो पनपी और लुप्त हो गई, ना तो उनके पनपने का पता चला, ना ही उनके लुप्त होने का, परंतु संस्कृत आज भी अपने वजूद को समेटे हुए है। किसी भी भाषा में, हिंदी इत्यादि भाषा में, जब किसी शब्द की व्युत्पत्ति का, अर्थ का पता नहीं चलता है तो उसे हम संस्कृत के ग्रंथों में खोजते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। इसलिए संस्कृत जो है कठिन नहीं है, इसका झूठा प्रचार प्रसार किया गया है, ऐसा यहाँ कहा गया और बिल्कुल सही कहा गया है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की, इसको अंडरलाइन करेंगे, विशेषता का तो खासकर भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। क्यों कम समय लगता है? क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स उसमें संस्कृत के हैं। कई तो भाषाएं ऐसी हैं जिनमें 80% शब्द संस्कृत भाषा के लिए गए हैं। तो फिर जिसको संस्कृत आती होगी उसको कितना % सीखना है? जिस भाषा में 80% शब्द हैं उसमें आपको कितने सीखने हैं? 20% सीखना है। 80% तो आप संस्कृत के माध्यम से जानते ही हैं, तो आप लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। सुगम का अर्थ लिखें आसान। ये सारी लाइनें हैं जो आपको डालनी कि हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी मोटी जो बातें हैं उनका ही उल्लेख अधिक है, उनका ही जिक्र ज़्यादा है, मोटी मोटी बातों का, कि इसमें ऐसे होता है, उसमें ऐसे होता है। जबकि संस्कृत में इनके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम
ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है, मौजूद है। असीम ज्ञान, जो अनलिमिटेड नॉलेज है, उसका अक्षय, अक्षय अर्थात जो कभी खत्म ना होने वाला हो, जिसका क्षय कभी ना हो, जो कभी ना खत्म हो, ऐसा भंडार, ऐसा स्टोर क्या है, विद्यमान है, मौजूद है। तो महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा, वो पछतावा रहा उन्हें कि मैं अधिक संस्कृत नहीं पढ़ पाया। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। अर्थात हिंदू का अर्थ यहाँ कई बार चैप्टर में जब पढ़ाया जाता तो कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए संस्कृत बनी हुई है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, बौद्धों के लिए नहीं है, जैनियों के लिए नहीं है, चारवाकों के लिए भी नहीं है, और भी पता नहीं कितने सारे इस देश दुनिया में धर्म हैं, मत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू बालक का अर्थ यहाँ है सिंध प्रांत में रहने वाले लोग, सिंध स्थान अर्थात हिंदुस्तान। अब जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उन्हें यदि भारत की असलियत को, भारत इस सिंध प्रांत के असलियत को जानना है, इसके वजूद को जानना है, तो वो कहाँ से जान पाएगा? प्राचीन भाषा से। और प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तो यहाँ पर लिखा उनकी दृष्टि में, अर्थात महात्मा गांधी की दृष्टि में, हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो हिंदू बालक का यहाँ अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जो हिंद देश में रहता हो, जो भारत देश में रहता हो। तो इसका केवल दुष्प्रचार किया जाता है कि यहाँ पे ऐसा कहा हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि सही मार्गदर्शन करना हमारा काम है। तो मार्गदर्शन सही होगा तभी जा करके आगे व्यक्ति तरक्की कर पाएगा। तो जो भी भारत देश में रहता है या भारतीय है और कहीं भी रहता है, उसे संस्कृत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, संस्कृत अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वैदिक में चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं हैं। वैदिक अर्थात जो आयुर्वेद से संबंधित है, जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा था, चरक ने कौन से ग्रंथ लिखा हुआ है? चरक संहिता, वो भी एक चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है, काय चिकित्सा के लिए। सुश्रुत हुए सातक्षामितामिति, सुश्रुत हुए, वाग्भट हुए, ये सारे वे सभी विद्वान हैं जिन्होंने आयुर्वेद के विषय में ग्रंथ लिखे कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन कैसे जीना है, और नीति शास्त्र क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे राजनीति इत्यादि में कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है, जैसे अभी भी अगर देश की इकोनॉमी में कोई समस्या आती तो अर्थशास्त्री को ही जिम्मा दिया जाता है कि कैसे अर्थव्यवस्था चलाई जाए। तो अर्थशास्त्र जो लिखने वाले थे सर्वप्रथम वो कौन है? कौटिल्य। वो भी भारतीय थे, संस्कृत के विद्वान थे, परंतु दूसरी भाषाओं में ये नहीं मिलते। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ है। अन्य जितनी भाषाएं हैं उनमें ऐसे कवि कभी नहीं मिलते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, वेदव्यास ने महाभारत लिखा है, कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं और लघुत्रयी काव्य भी हैं इसके, टोटल 7 कृतियाँ हैं इनके। बाणभट्ट हैं, कादम्बरी लिखी है, भर्तृहरि ने 3 किताबें लिखी हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। शतक का अर्थ है 100 श्लोक। ऐसे कवि कहाँ हैं? दुर्लभ हैं, अर्थात नहीं मिलते हैं, मुश्किल से मिलने वाले, दुर्लभ का अर्थ। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्मकांड पर मानव संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। कर्मकांड और ज्योतिष जैसे विषय तो किसी दूसरी भाषा में है ही नहीं, मानव संस्कृत का ही उस पर एक अधिकार हो। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विवशताओं, मुश्किलों के कारण, मजबूरी के कारण, विवशता होता है मजबूरी, हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाएँ तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन जरूर करना चाहिए। संस्कृत का मतलब ये नहीं कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। संस्कृत सिर्फ इसलिए कि इससे हम अपने अस्तित्व को जान पाएंगे, अपने वजूद को जान पाएंगे। संस्कृत केवल हिंदू की भाषा है या
संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिल्कुल गलत है। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। जो संस्कृत है और संस्कृत भाषा मानव मात्र की भाषाएं हैं। जितने भी प्राणी धरती पर रहते हैं मानव, और सारे संसार का साहित्य है। हमारा या किसी एक देश का, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, संपूर्ण संसार का है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान, अंडरलाइन करेंगे बेटा इसको, यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। यदि ऐसा संभव हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। अब तो संस्कृत भाषा को आप कहीं भी देख सकते हैं। अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध है संस्कृत भाषा। हिंदी भी है, हिंदी तो काफ़ी पहले से है, संस्कृत भी काफ़ी पहले से है। संस्कृत भाषा का उसमें विकल्प आता है, आप उसमें भी इसे देख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्नोत्तर हैं, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से नहीं दिख पा रहे होंगे ये। इसको देखेंगे। पहला प्रश्न, संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत भाषा। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? अंडरलाइन करवाया था मैंने आपसे, संस्कार की गई भाषा। बच्चे लिख देते हैं संसार, संसार नहीं लिखना, संसार अलग चीज़ है, वर्ल्ड, संस्कार, ठीक है। संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध किस प्रकार है? पीछे हमने पैराग्राफ अंडरलाइन किया था, किस प्रकार से है? जैसे माता अपने बच्चे को बुरी चीज़ों से हटाती है और अच्छी चीज़ों में प्रवृत्त करती है, अर्थात अच्छे काम करने के लिए प्रवृत्त करती है, अच्छे काम करने की सलाह देती है, वैसे ही संस्कृत भाषा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वे व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसे माँ बच्चे को अच्छी प्रेरणा देती है, वैसे ही ये ग्रंथ भी हर भारतीय को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जो भी कोई भी इसे पढ़ेगा उसे अच्छे रास्ते पर चलने की ही सलाह देते हैं। इसीलिए माता पुत्र का संबंध है। माता की तरह यह भाषा हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। संस्कृत साहित्य के इन दो ग्रंथों और लेखकों के नाम लिखें, कोई दो। संस्कृत साहित्य में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे लेखक हैं। जैसे पीछे आ गया था, वेद व्यास महाभारत लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, दो पूछे, आप अधिक भी लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम पूछा हुआ है, कौन है? कौटिल्य। गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत को क्या दिया है? मैंने कहा था आपसे अंडरलाइन करना कि गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भी भेजा था, तो वहाँ से लिखेंगे इसको आप। हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसके लिए हमने अलग अलग पॉइंट आपसे अंडरलाइन करवाए कि इसका संस्कृत का एक खासियत है कि ये सबसे सरल है, समझने बहुत आसान है। जो संस्कृत पढ़ता है उसे भारतीय भाषाओं, खासकर जो भारतीय भाषाएं हैं उन्हें सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और संस्कृत का जो ज्ञान है वो व्यक्ति की बुद्धि को ऐसी दिशा प्रदान करता है जिससे क्या होता है, व्यक्ति का जो प्रवेश है गणित और विज्ञान जैसे विषयों में आसान हो जाता है। उसके मन मस्तिष्क का संशोधन करती है यह भाषा। संस्कृत किन भाषा है? मानव मात्र की, प्रत्येक मानव की जो इस संसार में रहते हैं। कहता है क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? तो बन सकती है, क्योंकि अब संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे बेहतर भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। यदि ऐसा हो जाए तो यह आज भी विश्व भाषा बन सकती है। इतना ही आप यहाँ तक इसको नोट करेंगे और इसके बाद आपको लिखित सामग्री दी जाएगी, उससे अपने प्रश्नोत्तरों का मिलान कर लेंगे आप। इति ओम शम।